भारतीय जनता पार्टी जो आज वर्तमान में है वो पहले जनसंघ हुआ करती थी। उसका कंट्रोलर जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। आपके विधायक जो वर्तमान में है उसने दिल्ली के व्यापारियों को, पूंजीपतियों को धोखाधड़ी करके नकली फर्म बना के अपनी पत्नी के नाम सूर्या ट्रेडिंग कंपनी करोड़ों रुपए का पैसा लेके आया, उसे लूट लाया धोखाधड़ी करके, और उस पैसे का यहाँ भागवतें कराई, पैसे का भारी पैमाने पर वितरण किया, वोट खरीद लिए। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है लाहौर का, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमरीश शर्मा का गुलाम है। समय आएगा तेरे को सबक सिखाऊंगा। बेकार हैं, उनने छोटे मोटे अपने ठेके ले रखे हैं अलग अलग संस्था में। उनके पैसे पहले जाके चढ़ौती चढ़ाओ, जाके तब मंदिर में चढ़ौती चढ़ाओ, तब ऑर्डर होगा, तब पेमेंट होगा। ये यहाँ का जो नगर पुलिस का नगर निरीक्षक जो टाउन इंस्पेक्टर है रविंद्र शर्मा, वो उस विधायक के परिवार के लोग मिलके लोगों को रेत चलवा रहे हैं। नदी आएगी, बहने लगेगी, तभी मगर छोड़ दूंगा। आज के पॉडकास्ट में जो गेस्ट आने वाले हैं वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। भिंड जिले की लाहौर विधानसभा से 7 बार के विधायक, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश की राजनीति के एक कद्दावर नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जी, नमस्कार सर। धन्यवाद। हम आपके राजनीतिक सफर और उपलब्धियों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हमारे दर्शक आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में भी जानना चाहेंगे कि किस तरह आप गांव में पले बढ़े और आपके बचपन के दिन कैसे थे। मेरा जन्म ग्राम बैसपरा, तहसील लाहौर, जो लाहौर के से 2 किलोमीटर है, तो वहाँ पर हुआ है जी। हमारे परिवार में शिक्षित लोग भी हैं, रहे हैं, और हमारे पिताजी कृषक थे। संयुक्त परिवार था। जब मेरी उम्र 5 वर्ष की हुई, उस समय मेरे ताऊजी जो पिताजी से बड़े थे, वो उस समय लाहौर क्षेत्र में 3 तहसीलें हैं। 3 तहसीलों में सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने MA LLB की डिग्री प्राप्त की। उस समय लाहौर में न संसाधन थे न स्कूल थे। उन्होंने DAV कॉलेज कानपुर से MA LLB किया, ग्वालियर महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से BA पास किया, और अटल जी के से 1 साल सीनियर थे। तो उन्होंने जब आगे, उस समय वकालत का बड़ा क्रेज था। हमारे ग्रैंडफादर भी बहुत शिक्षित थे, कोऑपरेटिव की राजनीति में भी थे, और कोऑपरेटिव बैंक में असिस्टेंट मैनेजर भी थे। उन्होंने पढ़ा लिखा के उनसे भिंड में विधि का पेशे अटेंड करने को कहा, रोजगार से दूर रह के। और हमारे ताऊजी जो 5 वर्ष के से ऊपर के लड़के, बहनें, बच्चियाँ, अपने बच्चे के साथ साथ अपने 2 भाई हैं, भतीजे हैं, सबके बच्चों को वहाँ ले जाके भिंड में पढ़ाया। और उस समय जब लोग प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल पास वाले शिक्षक बन जाते थे, उस समय सभी को हमारे परिवार में, चाहे लड़कियाँ हों या लड़के, सबको भिंड में रख के 12-13 लोगों को पढ़ाई की, BA MA MSc और LLB तक कराया। तो उनकी वजह से फिर पूरी प्राइमरी से लेके पहले क्लास से लेके BSc सेकेंड ईयर तक हमारी शिक्षा भिंड में हुई। उसके बाद जबलपुर आयुर्वेदिक कॉलेज, जो नया सरकारी कॉलेज खुला था, 3रा। पहले मध्य प्रदेश में केवल ग्वालियर रायपुर कॉलेज थे गवर्नमेंट। उस समय मेरिट से एडमिशन होता था। मेडिकल कॉलेज में जो कम नंबर आते थे वो आयुर्वेदिक कॉलेज में भर्ती हो जाते। तो हमारे मेडिकल में उतने नंबर नहीं आ पाए थे MBBS में के लिए, तो मैं आयुर्वेदिक कॉलेज में जबलपुर चला गया, वहाँ पढ़ाई लिखाई की, डिग्री प्राप्त की, और उस समय फर्स्ट पोजीशन से गोल्ड मेडल मिला मैं आयुर्वेद डिग्री में। और उस समय संयुक्त कोर्स था, आयुर्वेद की डिग्री थी, उसमें एलोपैथी का भी पूरा कोर्स था जो MBBS में पढ़ाया जाता था, और आयुर्वेद का भी। और डिग्री का नाम था बैचलर ऑफ आयुर्वेद विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी। मतलब कंप्लीट कोर्स था, कोई भी MBBS से कम कोर्स नहीं था। तो डिग्री उसमें गोल्ड मेडल करके फिर हमने एक वर्ष के करीब, जो नियम था उन्हें डेमोन्स्ट्रेटर पद, अगर 2 फर्स्ट सेकंड जिनकी आती थी को मेरिट, तो उनको वहीं कॉलेज के हॉस्पिटल में, कॉलेज में डेमोन्स्ट्रेटरशिप का नियुक्ति मिल जाती थी। तो मैंने नियुक्ति ज्वाइन की, लेकिन उसके बाद फिर मन नहीं लगा हमारा। हमें राजनीति में हमारा शुरू से ही रुचि थी। हमारे
तो इसलिए मैं लाहौर आ गया। आप छात्र राजनीति में कैसे आए और आपको छात्र राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरी राजनीति में शुरू से रुचि थी। मेरा सोच था कि अगर डॉक्टर नहीं बना तो फिर LLB करके वकालत करूँगा। जी। मुझे जनता के बीच काम करने का रुचि थी। देश को बदलने, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी के लिए न्याय दिलाने के लिए हमारे मन में प्रेरणा थी। और प्रेरणा में हमारे ताऊ जी लाल सिंह जी जो एडवोकेट थे, ताऊ जी, उनसे मिली। वहाँ वो कोऑपरेटिव भूमि विकास बैंक के पूरे प्रदेश के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे, करीब 40-45 वर्ष बैंक के चेयरमैन रहे और भिंड में अपनी वकालत करने के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय रहे। तो उनके वहाँ लोगों को आना जाना मिलना आते थे। उस समय उनसे संपर्क हुआ और रुचि हमारी राजनीति के प्रति बढ़ी। मैं 9th क्लास में चुनाव लड़ा, BSc सेकेंड ईयर में चुनाव लड़ा, सब में विजयी रहा है। उसके बाद जबलपुर पहुंचा आयुर्वेदिक कॉलेज में, तो वहाँ भी मैं सेकेंड ईयर में चुनाव लड़ा और वहाँ के जो यूनियन में सेक्रेटरी रहा। उसके बाद फाइनल ईयर में जब पहुंचा तो कॉलेज के प्रेसिडेंट का चुनाव में हम भारी बहुमत से भी चुनाव जीता। उसके बाद यूनिवर्सिटी में जबलपुर विश्वविद्यालय में उसमें हम जनरल सेक्रेटरी का चुनाव में हम जीते। करीब वहाँ उस समय 20-25 हज़ार स्टूडेंट हुआ करता था विश्वविद्यालय में। छिंदवाड़ा वगैरह उस संभाग का, महाकौशल का एक ही विश्वविद्यालय था, 8-9 जिलों का। उसके रुचि और फिर जयप्रकाश जी के आंदोलन से प्रभावित रहा और हमारा मन पूरे जयप्रकाश जी से प्रभावित हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस इनके सब के भाषण सुनते थे। सोशलिस्ट मूवमेंट में समाजवादी विचारधारा हमें पसंद आई, क्योंकि ये गरीबों के लिए, अन्याय के खिलाफ जिनका कोई नहीं था उनके लिए आवाज उठाना, जो बोल नहीं सकते थे उनकी आवाज बनना, जो चल नहीं सकते थे उनको सहारा देना। इस देश में जो गरीबी, बेरोजगारी, आज़ादी के बाद जो अंग्रेजों ने पूरे देश को भुखमरी कराकर पहुंचा दिया था, उसकी तरक्की के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदर्श पे चलने के बाद हमने बदलाव किया, राजनीति की तरफ रुख लिया। जब राजनीति में थे शरद यादव जी, उस समय जनता पार्टी के छात्र के ओर से लोकसभा का चुनाव लड़े, उपचुनाव 74 का आंदोलन चल रहा था और चुनाव में हुआ। उनके चुनाव में हम लंबा अध्यक्ष होने के नाते कई मतदान केंद्रों में हमने सक्रिय हुए भूमिका निभाई, प्रचार प्रसार किया, एजेंट बने और काम संभाला। उसके बाद लाहौर में आके राजनीति में प्रैक्टिस के साथ साथ सक्रिय रहा। मार्केटिंग अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, मंडी में डायरेक्टर और उसके बाद अपेक्स, भोपाल में मार्कफेड में, ऐसे बढ़ते चलेगा। सब जगह राजनीति कोऑपरेटिव हमारा मूल शुरुआत लाहौर में राजनीतिक सहकारी आंदोलन से हुई। आपकी राजनीति समाजवादी विचारधारा से जुड़ी रही है। जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया के विचारों से आप प्रभावित थे, जबकि आप इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ थे और कांग्रेस की नीतियों का विरोध कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि 1993 आते आते आप कांग्रेस ही ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसी क्या परिस्थितियां बनी जिन्होंने आपको कांग्रेस की ओर मोड़ने का काम किया? अब जयप्रकाश जी के बाद जनता दल का बना हुआ, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और लोक दल वगैरह दल थे, इन सब दलों ने मिला के एक जनता दल का गठन किया जयप्रकाश जी के नेतृत्व में। और उसके बाद इस काल के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, सभी दलों का समावेश था। उसमें जो दल थे वो विचारक अलग अलग विचारधारा के थे। एक भारतीय जनता पार्टी जो आज वर्तमान में पहले जनसंघ हुआ करती थी, उसका कंट्रोलर जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, आज भी है। वो अपने वर्चस्व का बाद सबको समाप्त करके धीरे धीरे, और इधर पार्टी में दो दलीय सदस्य था, RSS में भी रहेंगे, इसमें भी रहेंगे, इस पर मतभेद हुआ, सरकार टूट गई, बिखर गई। समाजवादी आंदोलन था जिसके नेता उस समय मधुर में थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, मुलायम सिंह यादव हैं, ये सब लोग थे। इनमें आपस में बिखराव हुआ और अलग अलग दल बना लिए, कर्पूरी ठाकुर वगैरह सब अलग अलग हुए और हर दल कई टुकड़े हो गए। तो उसके बाद विचार किया कि हर 2 साल में, 1 साल में पार्टी बदलती है, झंडा डंडा बदलता है और पार्टी पूरी तरफ से बिखराव से हो गया था, मध्य प्रदेश में काफी कमजोर हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी के हमारे वर्तमान में नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह
ने हमसे संपर्क किया, आग्रह किया कि आप इसमें आइए। जनता दल का कोई स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी थी। जब मैं पहली बार जनता दल से लड़ा और लड़ा जनता दल से जीत गया, लेकिन जनता दल और टूट गया। शरद यादव अलग हो गए, रघु ठाकुर अलग हो गए। तो इन परिस्थितियों में सोचा कि भाई कांग्रेस में जाना उचित होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिक विचारधारा है उसके मैं घोर विरोधी हूँ। हमारा कभी सामंजस्य विचारों से हो नहीं सकता था। इसलिए दिग्विजय सिंह के आग्रह पर मुख्यमंत्री जी तो नहीं थी उस समय, पार्टी के अध्यक्ष थे, कांग्रेस सत्ता ली और फिर कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ता रहा। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि एक 25 से 30 साल का युवा जो लाहौर जैसे छोटे क्षेत्र में एक क्लिनिक संचालित करता था, फिर वह आगे जाकर विधानसभा का चुनाव लड़ता है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने आपको विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया? हमारा उद्देश्य था क्षेत्र की जनता, नौजवान बेरोजगारों को रोजगार देना। और हमें प्रसन्नता इस बात की कि हमने अपने राजनीतिक जीवन में करीब 4000 के आसपास रोजगार लोगों को दिया है और दिलवाया है। शासकीय में संस्था में दिलवाया, मास्टर बनाए, पटवारी बनवाए, हर जगह जहाँ मौका लगा, कोऑपरेटिव बैंकों में, सहकारी आंदोलन में और निजी सेक्टर में भी जहाँ संभव हुआ वहाँ हमने यहाँ के लोगों को, नौजवानों को पढ़े लिखे रोजगार देने का काम किया। और हमें इस बात का गर्व है कि आज हमारे बाद ऐसा कोई नेता नहीं लाहौर में दूसरा पैदा हुआ जो कम से कम 10 लोगों को भी रोजगार दिला सके, बेरोजगारों को दिला सके। उनकी एक परिवार को रोजगार मिल जाता है तो पूरा परिवार पढ़े लिख जाता है, संपन्न हो जाता है, विकास की रास्ते पे चलने लगता है इसके। और क्षेत्र का जो लाहौर क्षेत्र एक साधारण गांव हुआ करता था। मैं जब नगर पालिका अध्यक्ष था, लाहौर में हम पैदल पूरे बस्ती का राउंड लगा लेते थे, चक्कर लगा के कहाँ सफाई है कहाँ नहीं। आज अगर हम चक्कर लगाने की सोचेंगे तो हमें कम से कम 12 दिन 15 दिन लगेंगे। इतना विकास हुआ। संस्था हर शिक्षा के मामले में, खेल कूद के, स्पोर्ट के मामले में नौजवान को आगे ले आए, गाँव में तरक्की के लिए रास्ते खोले। आज हमें लाहौर विधानसभा का एक छोटा मजरा भी नहीं बचा, शेष बचा जहाँ पक्की सड़क नहीं हो। एक गांव हम कह सकते हैं गिरवासा पंचायत में ढीमन को पड़ा, वहां पर रास्ता कहीं नहीं है, खेत पड़ रहे, लोग देने को तैयार नहीं। वही, और उसकी भी आबादी करीब 60-70 होगी। वोटर इतने ही मतदाता है उसमें, लेकिन वहाँ भी हमने वहां तक सड़क डाल दी थी उसकी प्रधानमंत्री से। बाकी के लोगों ने खेत कोर्ट की लड़ाई लड़ने के बाद स्टे लगा दिया, नहीं बन पाई। वही एक छोटा सा गांव है जहाँ 50 वोट भी रहते हैं, मतदाता रहे, वहाँ हमने सड़क पहुंचाने का काम किया, बिजली पहुंचाने के पास किया। वहाँ भी पातन समाज के लोग रहते हैं। वहाँ छोटा सा गांव है, बिल्कुल सिंध नदी के किनारे लगा हुआ है। वहाँ भी प्राइमरी स्कूल बनवाया, हैंडपम्प लगवाए और वहाँ के लड़के को जो पातन समाज का है उसको वो रोजगार दिया, मास्टर बनवाया, तो वहीं वो आज पढ़ाई कर रहा है। सब परिवार को संभाल रहा है। वहाँ लोग डरते थे कि लाइसेंस नहीं है और डाकू आएंगे, उसमें डरते समस्या थी, उनको सख्त लाइसेंस भी दिलवाने का काम किए। जो सुरक्षा क्षेत्र का विकास, स्कूल, सड़क और स्वास्थ्य के मामले में लाहौर में हमने सिविल हॉस्पिटल बनवाया, जबकि सिविल हॉस्पिटल जब हमने मंजूर कराए बहुत कम थे। अच्छी बिल्डिंग है, आज भी हम बहुत बड़ा अस्पताल अलग से एक हिस्सा और पर भाजपा के राज्य में रहते हुए भी अपने विधानसभा के माध्यम से, अपने संपर्क के माध्यम से विकास किया। लाहौर हमारे भिंड जिले में जितना अच्छा स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम और स्पोर्ट स्टेडियम, इंदिरा गांधी खेल स्टेडियम भिंड जिले में कहीं नहीं है। हमारा तो ये है कि ग्वालियर चंबल संभाग में तहसील स्तर पर सब डिवीजन इतने बड़ा स्टेडियम करोड़ों की लागत के नहीं बने। चौतरफा पुल बनवाए, आने जाने का रास्ता नहीं था। आज समथर का, यूपी को झांसी को जोड़ने के लिए समथर का पुल बना हुआ है। आपका नदी गांव और रही कोच जोड़ने के लिए सोना का, इसका आजादपुरा टोला का पुल बना है। नरौल जाने के बीच में रास्ता पड़ता था, देवरी रास्ता नहीं था, वहाँ भी पुल बना है। चौतरफा पुलों का नारे देव मंदिर पुल बना है, जगमोरी पुल बना है। इधर क्षेत्र में एक छोटा सा गांव है लरसापुरा, वहाँ पानी बरसा मतलब 4 महीने लोग निकल नहीं पाते थे, वहाँ भी पुल बना के सड़क बनाने का काम किया। वहाँ स्कूल बनाने का काम, छोटे छोटे जहाँ 20-20, 50-50 भी लोग हैं, वहाँ चौतरफा डेवलपमेंट विकास कराया है।
और लाहौर नगर पालिका का भवन देख लीजिए, आसपास के जिलों में नहीं मिलेगा। छोटे स्तर पे हर नगर पालिकाओं की जो भवन है आज बने हुए हैं, हमारे कार्यकाल में बने, हमारे प्रयास से बने। जितने भी है लाहौर में होना तो वो है आलमपुर, सब जगह बस्ती है, लाइट है। सिंचाई के लिए, सिंचाई के पहले केवल अपने भांडे नहर प्रणाली से सिंचाई मिलती थी। आज वो सिंचाई, जब दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर थे उस समय उनकी कृपा से और उनके आशीर्वाद से हमने राजघाट योजना को भी लाहौर क्षेत्र का पानी दिलवाया। आज पानी डबल हो गया है, जस्ट डबल हो चुका है। 8 टीएमसी से करीब 16 टीएमसी से अधिक हो गया। तो सिंचाई हो रही है। ट्यूबवेलों की जहाँ हैंडपम्प है, बिजली है, गांव बिजली पहुंची है। तो इससे ज्यादा जितना डेवलपमेंट रखा, लेकिन आज आप 7 साल हुए, आप खुद ही क्षेत्र की जनता इसका आंकलन कर ले। पहले डेवलपमेंट में 7 साल में क्या हुआ, पहले क्या हो रहा था। लाहौर का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भिंड जिले में नहीं बना, नगर पालिका ने कहीं बनवा पाई इतने खूबसूरत, आज बना हुआ है। लेकिन यहाँ का क्षेत्रीय विधायक अपने तानाशाही और नौकरशाही जो गुलाम है आज भिंड जिले की, उसकी गुलामी आदेश के पालन सब विकास पर ठप पड़े हुए हैं। नगर पालिका करोड़ों का जो रोजगार लोगों को मिलना चाहिए था, बड़ा एक मार्केट बनता, तो वो आज ठप पड़ा है। उसका ऑक्शन नहीं हो पा रहा, लोगों को दुकानें नहीं मिल पा रही, लोग तो बेरोजगार लोग तो रोजगार के लिए सोचते दुकानें मिल जाए। तो इस तरह का विकास अवरुद्ध करने का काम हो रहा है। लाहौर की सड़कें देखी है, चौतरफा गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ का विधायक तो मतलब बर्बादी करने पर उतारू है क्षेत्र। यहाँ का जो अपने बाईपास है 6.5 करोड़ रुपए के, लाहौर के बम्बा किनारे जाने वाला 6.5 करोड़ रुपए मंजूर हुआ है। ठेकेदार को प्रताड़ित किया, वो भाग गया। यहाँ आपने शहर की बस्ती में नेशनल हाईवे चूंकि बाईपास बन चुका, तो नेशनल हाईवे का अंदर का पीडब्ल्यूडी को सौंपने के पहले नियम है कि ठेका हो गया भारत नेशनल हाईवे, उसको अच्छी खूबसूरत सड़क बस्ती के अंदर बनाएगा, बाकी उसके बाद ट्रांसफर कर देगा पीडब्ल्यूडी को, तो पीडब्ल्यूडी आगे से भविष्य में करेगी। वो नहीं बनने दिया, उसके जाके गुंडों ने हमला कर दिया, तोड़ दिए। दिल्ली का ठेकेदार था एजेंसी, डर की वजह से भाग गया। जैसा कि आपने बताया कि आपने इतना विकास किया है, लेकिन हम देखते हैं कि 2023 में आप चुनाव हार जाते हैं। तो क्या कमी रह गई या ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी जिसके कारण आपको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा? यहाँ जाति माहौल है। दूसरा, आपके विधायक जो वर्तमान में है, उसने दिल्ली के व्यापारियों को, पूंजीपतियों को धोखाधड़ी करके नकली फर्म बना के अपनी पत्नी के नाम सूर्या ट्रेडिंग कंपनी करोड़ों रुपए का पैसा लेके आया, उनसे लूट लाया धोखाधड़ी करके, और उस पैसे का यहाँ भागवतें कराई, पैसे का भारी पैमाने पर दुरुपयोग वितरण किया। और कई जो यहाँ कभी भी 35 साल की राजनीति में कभी पैसा लोगों को साड़ियां बंटना, पैसा बंटना, तोड़ियां बंटना जो कभी काम हुआ नहीं, ना भाजपा करती थी न कांग्रेस के, क्योंकि साधारण किसान लोग लड़ते। वो पैसा व्यापारियों का लूट के लाके यहाँ उसने बांट कर दिया और वोट खरीद ली है। और जाति समीकरण में जातवाद के आधार पर चुनाव लड़ा। ब्राह्मणों की संख्या हरिजनों के बाद दूसरे नंबर पे है। सर, दूसरी हमारी कमजोरी भी रही व्यक्तिगत। हम यहाँ चूंकि हम नेता प्रतिपक्ष थे, समय कम दे पाए। 2 साल, 2.25 साल बाहर रहना पड़ा पूरे प्रदेश में, और इसके बाद भी ग्वालियर, चंबल, संगवार के जितने कांग्रेस के उम्मीदवार हुए उनमें ही रहे। हमें यहाँ तो एक दिन भी प्रचार करने नहीं आए। हमने कहा पुराने लोग हैं, पुराने साथी हैं, वर्षों से वही काम करते थे, काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी कि लोग कुछ पैसे में बिक गए। हाल ही में कुछ भाजपा के कार्यकर्ता और लाहौर के वर्तमान विधायक आप पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आपका जो मकान बना हुआ है वह शासकीय भूमि पर बना हुआ है। तो आपको इस मामले में क्या कहना है? क्या ये आरोप सही है या आपको लगता है कि यह आरोप राजनीतिक कारणों से लगाए जा रहे हैं? आप लोग स्वयं लाहौर में निवास करती हो। हमने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें हमें नीचा देखने पड़े। जो हमारा मकान हमने आके 1980 के आसपास लाहौर में आया और इस यहाँ रजिस्ट्री कराई। थोड़ी हमने कहा प्रैक्टिस करना, प्राइवेट तो बैठने के लिए निजी स्थान की दुकान की जरूरत है, चिकित्सालय बनाएंगे, उसके लिए खरीदी। बाद में आरोप लगाने वाले जो विधायक हैं, उनके नाना जी ने भी करीब 2 बीघा के आसपास जमीन हमें बेची। पीछे हमारे जो प्लॉट लेने खरीद उनने बेचे। तो जब उनकी है और अगर हमारा है सास की, तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है लाहौर का,
वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमरीश शर्मा का गुलाम है। मैं चुनौती देता हूँ, अभी उनका पूरा मकान, अमरीश शर्मा के पिताजी का जो मकान है उसमें 25% हिस्सा छोड़ के 75% पे कब्जा है। हमारे पास दस्तावेज हैं, सारथी रास्ते पे कब्जा है। ये नाला जो बना हुआ था पीछे पानी निकलने का, उसके ऊपर गेट बना के कब्जा कर रखा है। मस्जिद के पास थोड़ी जमीन थी, आगे बढ़ा के कब्जा कर रखा है। और उसको कब्जे को यहाँ का प्रशासन गुलाम बन के, गुलाम से भी है, मैं कहता हूँ तिलाम, उससे भी ज्यादा बुरा होता है, उसको कहता है कि यहाँ कानून नहीं है। इस तरह के अधिकारी जब इस देश में होंगे तो प्रजातंत्र का अंधकार में चला जाएगा। ऐसे अधिकारी आज न्याय की जगह अन्याय कर रहे हैं। ये ऐसे पापी लोग, इनको कभी न कभी इस जनता और ईश्वर दंड देगा। हमारा मकान है नाप तो अब कुछ 7,300 वर्ग फुट का नोटिस दिया है कि आपने अतिक्रमण 7,300 फुट शासकीय रास्ते पे कब्जा हुआ है तलैया पे 1942 में। ये जहाँ जिसका उल्लेख कर रहे हैं ये सर्वे क्रमांक का, उस सर्वे क्रमांक में राजा रणविजय सिंह जी देव 1942 में मालिक थे। न वहाँ तालाब था न खसरा, देख लो आज राजस्व कागजात में सरकारी कार्यों में दर्ज है, ये हमारे पास तो है नहीं। और अब 7,300 वर्ग फुट में आज यहाँ से लेके 8 मकान बताए। अगर सब 8 मकानों की नाप तोल कर लो तो करीब 15-16 हजार वर्ग फुट होता है। किसने कितना कब्जा किया, कौन आदमी कितने कब्जा किए, उसको भी बता दो। सभी के पास रजिस्ट्री है। अब जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी, पहले जो जांच हुई है, जो यहाँ के राजस्व अधिकारियों ने उसको जांच की, धज्जी गुलामी के तहत धज्जियां उड़ा के फड़वा दी, दूसरी फर्जी रिपोर्ट बनवाई और उसमें भी 8 लोगों का है। अब 8 लोगों जमीन को ले 7,000 के वर्ग फुट, 7 विश्वा, और कब्जे मकान बने हुए हैं करीब 17-18 विश्वा में। तो फिर आखिर कहाँ से कब्जा हो गया? फिर आप बता दे, स्पष्ट करो नहीं नाप में कि कौन व्यक्ति कितने किलो वर्ग फुट में कब्जा किए हुए। गोलमाल रिपोर्ट, फर्जी दबाव में डरवाने के छोटे छोटे अधिकारी कर्मचारी दबाव में ढवे के कारण उन्होंने दे दी रिपोर्ट। और यहाँ का तहसीलदार तो बिल्कुल 100% नौकर है, गुलाम है एक तरह का। इसकी कोई इसमें इज्जत नहीं। कहता था अब तो हमारे भटवादों में मजबूर हूँ, हमारे ऊपर दबाव है। ऐसा अधिकारी जो दबाव में काम करे उसको रोजगार में रहने का अधिकार नहीं है। समय आएगा तो इनको सबक सिखाऊंगा मैं। 2023 के चुनाव में मिली हार के बाद सभी की नजरें आपके अगले कदम पर है। क्या आप अगली बार भी चुनाव लड़ेंगे? ये चुनाव लड़ना ये पार्टी की बात है। पार्टी के फैसला जैसा होगा उस समय किया जाएगा। ये मैं चुनाव लड़ना मेरे हाथ में नहीं है। पार्टी के आदेश में पार्टी देगी तो विचार करूंगा, अन्यथा ये है कि ये अगला कदम ये पक्का है कि वर्तमान विधायक जो तानाशाही से आजकल पूरा कुचल रहा है, प्रशासन को, जनता को, बेरोजगारों को, छोटे छोटे कर्मचारियों को कुचल के ट्रांसफर कराना, परेशान करना। आज पूरे जो विकास कार्य चल रहे थे उनको सबको परेशान, बाहर पूछ के उसके आदेश से पेमेंट करे। और यहाँ का गुलाम नौकरशाही विधायक के आदेश से पेमेंट रोक रही है। जो कार्यकर्ता नौजवान बेकार हैं, उनने छोटे मोटे अपने ठेके ले रखे हैं अलग अलग संस्था में, उनके पैसे पहले जाके चढ़ौती चढ़ाओ, जाके तब मंदिर में चढ़ौती चढ़ाओ, तब ऑर्डर होगा, तब पेमेंट होगा। तो जो रोजगार बेरोजगारी बढ़ाने का काम यहाँ का विधायक कर रहा है, इसीलिए ये सब परिस्थिति आज बनी है। लाहौर में रेत की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहा है, वहीं रोजगार के अवसर भी कम होते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है रेत न चलने का कारण क्या है और कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? एकमात्र दोषी यहाँ का विधायक है, जिसने पूरे प्रशासन में पुलिस के अधिकारी कर्मचारी तैयारी अपने जात के अपने हिसाब से जिनकी कोई लूटने के लिए, लाहौर क्षेत्र की जनता को लूटने के लिए पदस्थ कराए हैं। अब यहाँ रॉयल्टी दे के भी जो आए दतिया जिले से रेत लेके, उनको पकड़ने का काम होता है, उनको चालान करके ट्रैक्टर बंद किए जाते हैं। और ये इसलिए बंद है कि विधायक के लोगों के रात में रेत तो आती है, चोरी से आती, 50,000 का ट्रक रात में डल जाता है। कहाँ से डल रहा है? ये यहाँ का जो नगर पुलिस का नगर निरीक्षक जो टाउन इंस्पेक्टर है रविंद्र शर्मा, वो उस विधायक के परिवार के लोग मिलके लोगों को रेत चलवा रहे हैं। आखिर रेत यहाँ काम कहाँ से आ रही? आ तो रही गांव में ट्रैक्टर चल रहे हैं, रात में चोरी से आते हैं, बिक रहे हैं 15,000 16,000 के। क्यों बिक रहे हैं?
तो उनके बिक रहा है, गरीब आदमी के लिए नहीं है, आवास के लिए नहीं है। गरीब कमजोर परिवार का वो 60,000 का ट्रक नहीं ले सकता। जो ट्रॉली 3,000 रुपए की 2.5-3 की आती थी वो 16,000 की नहीं खरीद सकता। उनके लिए बंद है। लेकिन जो अच्छे पैसे वाले हैं, जाके दिन में सौदा करे आओ, रात में ट्रक डल जाएगा। पूरा प्रशासन आज एक इशारे के आदमी, विधायक के इशारे पे काम कर रहा है, उसकी नतमस्तक होकर गुलामी कर रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को कहाँ से संरक्षण प्राप्त है? क्यों नहीं दिखता? नहीं है, विधायक की ड्यूटी नहीं है? समय पे पानी मिले, सिंचाई में तमाम खेत सूख गए लोगों के, कई जगह पानी की जरूरत नहीं थी, वहाँ पानी छोड़ दिया गया था, खड़ी बढ़िया खाद बीज सब नष्ट होकर फसल बर्बाद हो गई। हम गांव जाते तो लोग बता रहे हैं हर जगह। और विधायक की ड्यूटी नहीं है कि रेत नहीं आ रही तो चालू करवाए जनता को। लेकिन अगर रेत चालू हो जाएगी तो जो दिन भर की कमाई है मिल बांट के जा रही है, वो कमाई नहीं हो पाएगी। इसमें कौन है सब जनता को पता है। मैं नाम नहीं बताना चाहते कौन कौन कितना ले रहा है, आम जनता को दिखता है और सब जानते हैं। व्यापारी हैं जिन्होंने भाजपा का महिमामंडित किया, भाजपा के विधायक को ले जाके जिताने का काम किया, वो भी इसके लिए दोषी है। इस क्षेत्रीय जनता उनको नहीं पहचानती। उनको फर्क करना चाहिए आदमी की, कौन आदमी हमारे सुख दुख में काम आएगा। कहाँ है विधायक? आज लोग ढूंढते हैं। नहीं रहना चाहिए क्षेत्र में। हम तो हारने के बाद भी यहाँ हैं। हमारी ड्यूटी, जनता ने हमें लगभग 62,000 से ऊपर वोट दिया है। हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी दुख तकलीफ में जितनी मदद कर सकते करने का काम करें। हाल ही में आपकी माता जी के निधन पर मध्य प्रदेश की जानी मानी हस्तियां श्रद्धांजलि देने पहुंची, जिनमें से कि दिग्विजय सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी शामिल हुए। तो क्या राजनीतिक मतभेदों के बावजूद आपसी सम्मान और संवाद बना हुआ है? हमारे सभी से राजनीतिक विरोध है, लेकिन हमारा व्यक्तिगत विरोध या रंजिश जैसा विरोध नहीं है। हमारे सब एक दूसरे के भाईचारे के संबंध है, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं, हम भी शामिल होते हैं। वो आए वो कोई नई बात नहीं है, वो तो प्यार है कि हमारा, हम सब जगह जाते हैं। वो तो उनका अगर उन्होंने सोचा कि हमारी माता जी के संकट में चाचा जी की मृत्यु हुई है, स्वर्गवासी हुए, उनको सांत्वना देने आए थे। इसमें कोई नई बात नहीं है। पारस्परिक संबंध है। एक दूसरे के माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की दादी जी का स्वर्गवास हुआ था, तो मैं वहाँ पहुंचा था, वहाँ माता जी के स्वर्गवास में। यदि आप फिर से लाहौर के विधायक बनते हैं तो आपकी लाहौर को लेकर क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और क्या रणनीतियां रहेंगी? नदी आएगी, बहने लगेगी, तभी मगर छोड़ दूंगा। हाँ, अभी क्या कह सकते। सर, एक लास्ट क्वेश्चन। अभी जो वर्तमान में विधायक हैं, उनके लिए आप कोई सलाह या कोई संदेश देना चाहेंगे क्या इस चैनल के माध्यम से? उनसे कहना चाहते हैं कि जनता ने उनको चुना है, जनता की सेवा के लिए आए। अवैध जो काम है, रेत खदान चालू करवाएं, रेत खदान के लिए धंधे व्यापार से दूर रहे। मैंने पूरे राजनीतिक जीवन में कोई धंधा व्यापार चालू नहीं किया, क्योंकि राजनीति हमारा व्यापार, हमारा बिजनेस नहीं है। राजनीति व्यापार नहीं था तो मैं व्यापार करने लगता। इसलिए जो राजनीति में है उसको अपना चेहरा जब शीशे में देखते हैं तो दाग दिखता है तो मिटा लेते हैं। जनता के प्रतिनिधि के ऊपर जनता की निगाह रहती है, इसलिए उसको अब जनता कहती है कि 1.5 करोड़ की डिफेंडर गाड़ी कहाँ से आई, 2-2, 3-3। आखिर ये कोई लाठी तो खुली नहीं, कहाँ से इससे पैसा आ रहा है? ये जनता समझदार है, मौका आएगा उनको, जनता भी इसका जवाब देगी। जो काम उनको यहाँ करना चाहिए, जनता के बीच रह के सड़कें चालू करें, विकास कार्य करें। जो विकास हमारे समय के मंजूर हमने करा दिए थे उनको होने दे, उनको नहीं होने दे रहे। सड़कें नहीं बनने दे रही, मिट्टी पे रोक लगवा दी। अब मिट्टी नहीं उठाएगा तो सड़क कहाँ से बनेगी? जो सड़कें बनना थी, 5-6 सड़कें हमारे हमने मंजूर कराई थी, टेंडर लग गए, लेकिन काम नहीं होने दे रहा है। ठेकेदार से पहले सौदा हो, ठेकेदार हमारा गुलाम हो, दूसरा क्यों हो गया? बाहर का ठेकेदार आएगा तो मार पीट के दादागिरी करके भगा दिया जाएगा। हमने यहाँ कितने वर्षों तक रहे, हमने तो ये भी नहीं, कोई ठेकेदार बता दे आज तक हमने उससे कभी कोई केवल एक बात जरूर की है, अच्छा काम जल्दी करो, साफ विकास में सहयोग करो। हमने कभी नहीं कहा कौन ठेकेदार ग्वालियर का आया या बिहार का आया हम उसको रोकने का काम करें, उससे सौदाबाजी करने का काम करें। तो ये जिसकी आदत जैसी है वो करेगा, स्वभाव जिसका जैसा बन गया ऐसा करता आदमी मानता नहीं। हम भाषण देते हैं, हमें 1 रुपए का भ्रष्टाचार बता दे। अरे
हमारे पास प्रमाण है, अभी हम आपको दे देते हैं। 4,91,00,000 तो 2 लोगों की दिल्ली से लूट लाए। ये भ्रष्टाचार नहीं है? गोपाल दास गुप्ता, मयूर जिला बिहार, उसके 2 करोड़ के चावल ले आए, उसका पेमेंट नहीं कर रहे। ये क्या सदाचार है? ये आपके खून पसीने से कमाया था। संजय थापक, ये ब्योना गांव है पास में, उनकी ससुराल नानपुरा में रामदास परसरिया जी के 2 करोड़ रुपए उनके उधार लेके आए, 3 दे नहीं रहे, मैं ब्याज के रुपए खा गए। ये कौन सा सदाचार है? हम तो ईमानदार हैं, राजनीति छोड़ देंगे। अरे भाई, ये क्या ये तो ईमानदारी है कि डकैती है? ये तो अभी हम बात करा दे सकते तीनों लोगों से, वे कहेंगे बात कर लो, हम अब यार फोन नंबर दे देते हैं, सबसे पूछ लो। सर, हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए और अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। आज के इस पॉडकास्ट में हमने डॉक्टर गोविंद सिंह जी के राजनीतिक सफर, विचारधारा, लाहौर क्षेत्र के विकास, हाल चुनावी हार, रेत माफिया, प्रशासनिक चुनौतियां और भविष्य की योजनाओं पर खुलकर बात की। इस तरह के और पॉडकास्ट देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।